सो कंटिन्यू फ्रॉम द प्रीवियस वीडियो, मैंने यहाँ पर लाइंस खींची तो देखो कैसी लाइंस है। यहाँ पर 4 जीरोस थे तो इसको लाइन खींच दी। फिर यहाँ पर 3 जीरोस कवर हो रहे थे तो यहाँ लाइन एक खींच दी। अब यहाँ पर 2 जीरोस कवर हो रहे थे तो यहाँ पर एक लाइन खींच दिया, और यहाँ पर 2 जीरोस कवर हो रहे थे, यहाँ पर एक लाइन खींच दिया। ठीक है, तो अगर तुम देखो तो 4 लाइन्स आई है। कितनी लाइन्स आई है? 4, है ना। 1 2 3 और ये 4 लाइन्स आई है। लाइन्स आई है 4, और अपना मैट्रिक्स जो है वो है ऑर्डर 5 का। तो नंबर ऑफ लाइन्स इज नॉट इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और जब ये होता है तो हमें क्या करना पड़ता है? स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट वाला स्टेप करना पड़ता है। अगेन हम इसमें देखेंगे स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, और फिर उससे हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, हर जगह पे, और इंटरसेक्शन पे ऐड कर देंगे। इंटरसेक्शन पे क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट 1 दिख रहा है ना। 1 है, तो 1 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे अनकवर्ड एलिमेंट से और इंटरसेक्शन पॉइंट पे ऐड करेंगे, और ये सब जो एलिमेंट्स है वहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो रेफरेंस के लिए मैंने ये पीछे का जो पेज था उसको कॉपी पेस्ट किया यहाँ पर। तो जैसे कि हमने बोला था स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट क्या है? 1 है, और 1 को सब्ट्रैक्ट करना है अनकवर्ड एलिमेंट से। तो यहाँ 1 माइनस 1 यहाँ पर आ जाएगा 0। फिर इसके बाद ये तो लाइन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वैसी के वैसी आएगा वो 0 1। फिर ये 8 माइनस 1 7 आ जाएंगे। फिर इसके बाद 0 तो लाइन पे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 6 माइनस 1 5 आ जाएगा। फिर ये लाइन पे है 6 तो 6 एज इट इज़। 0 भी लाइन पे था एज इट इज़। फिर 4 माइनस 1 3 आ जाएगा। 5 लाइन पे है तो कुछ नहीं करेंगे। फिर ये 0 भी एज इट इज़ आएगा। फिर ये 3 इंटरसेक्शन पे है। 3 कहाँ पे है? इंटरसेक्शन पे। ये जो 3 है इंटरसेक्शन पे, तो यहाँ पर क्या करना पड़ता? ऐड करना पड़ता। तो 3 प्लस 1 ऐड करे तो 4 हो गया। 2 भी इंटरसेक्शन पे तो ऐड हो गया 3। फिर ये लाइन पे है 0 वाला तो कुछ नहीं होगा। ये 0 इंटरसेक्शन पे तो ऐड हो जाएगा 1। अब ये 5 में से एक माइनस, तो 4 फोर्थ रो में। ठीक है, फिर ये 0 लाइन पे तो कुछ नहीं, ये 0 लाइन पे तो कुछ नहीं। फिर इसके बाद 3 माइनस 1 यहाँ आ जाएगा 2, ये 0 एज इट इज़। फिर 3 माइनस 1 यहाँ पर 2, ये लाइन पे तो कुछ नहीं, ये 2 7 एज इट इज़ लाइन पे है। तो 10 माइनस 1 9, और ये 0 एज इट इज़ है तो ये 0 एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट वाला स्टेप कर दिया हमने। अब स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट का स्टेप करने के बाद हम क्या करते? हम अगेन लाइंस ड्रॉ करते। हम अगेन क्या करते? लाइन ड्रॉ करते, और मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कवर करते मिनिमम नंबर ऑफ लाइन से। ठीक है, तो मैंने देखा यहाँ 3 जीरोज है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 1 है, और कॉलम में भी 3 से ज़्यादा तो कहीं नहीं दिख रहे, है ना। तो 3 जीरोज वाला जो है वो पहले मैं लाइन खींचूंगा। ठीक है, तो ये 3 जीरोज यहाँ पर थे, तो यहाँ से एक लाइन खींच दो। ठीक है, यहाँ से एक लाइन खींच देते। उसके बाद और 3 जीरोज कौन सी लाइन में थे? ये फोर्थ रो में थे 3 जीरो, तो यहाँ से भी एक लाइन खींच दिया। ठीक है, अब देखो 2 जीरो वाली कोई लाइन है क्या? 2 जीरो वाली कहीं पे दिख रही है कि? ये तो हो गया, यहाँ पर 1 जीरो है, इसके कॉलम में भी, यहाँ पर भी 1 जीरो है। ठीक है, यहाँ पर 1 मोमेंट, हाँ ये 2 जीरोज वाला ये यहाँ पर 2 जीरो है, तो ये एक लाइन आ जाएंगी। ठीक है, ये एक लाइन आ जाएंगी 2 जीरोज वाली। फिर उसके बाद ये सिंगल ज़ीरो बचता है, तो ये एक लाइन आ गई, समझो ये एक लाइन आ गई। ठीक है, तो अब मैंने लाइन को काउंट किया, तो लाइन आ गई 3 + 2 5, लाइन आ गई 5। और अपना जो मैट्रिक्स है वो भी ऑर्डर 5 का है। ऑर्डर क्या था? नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम। देयरफॉर वी कैन मूव टू द असाइनमेंट पार्ट। देयरफॉर व्हाट वी कैन डू, वी कैन मूव टू द असाइनमेंट पार्ट। असाइनमेंट पार्ट में क्या होगा अभी देखते हैं अपन कैसे वो स्टेप करेंगे।
ठीक है, तो पहले तो ये इसको फिर से कॉपी करना पड़ेगा, जो ये मैट्रिक्स है ना, फिर से यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप लिख के यहाँ पर फिर से कॉपी करना पड़ेगा उसे। अब ये जो स्टेप है हमारा एलोकेशन का स्टेप है, क्योंकि नंबर ऑफ लाइन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आ गया। तो ये जो स्टेप है ये हमारा एलोकेशन का स्टेप है। तो एलोकेशन कैसे करेंगे देखते हैं। एलोकेशन में सबसे पहले हम देखते हैं रो वाइज जाएंगे और देखेंगे सिंगल जीरो कहाँ आ रहा। तो मेरे को यहाँ पर ये सिंगल जीरो मिला, और फिर इसके कॉलम में अगर कोई जीरो रहा, इसके कॉलम में अगर कोई जीरो रहा तो उसको कैंसिल कर देंगे, क्योंकि थर्ड जॉब अगर 2 को असाइन कर रहे तुम तो वो और किसी को असाइन नहीं होने को ना 4 को भी, तो इसको कैंसिल कर देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सिंगल जीरो वाली कोई लाइन है क्या, सिंगल जीरो वाली। तो यहाँ पर तो मेरे को ये नहीं दिखा, ये भी डबल जीरो, फिर ये यहाँ पर सिंगल जीरो मिला मुझे। फिर इसके भी हम को जो कॉलम में जीरोज रहेंगे उसको काट देंगे, इसके भी जो कॉलम में जीरोज रहेंगे उसको काट देंगे। फिर हम अगेन देखेंगे, चेक करेंगे सिंगल जीरो वाला कोई है क्या, तो नहीं, यहाँ 2 जीरो है। यहाँ तो एलोकेशन हो गया है अपना, यहाँ पर भी 2 जीरो। यहाँ पर अगेन देखेंगे तुम, ये 2 जीरो तो कट गए, तो ये सिंगल जीरो वाला फिर से एक आ गया, ये फिर से सिंगल जीरो वाला एक आ गया। फिर इसके कॉलम में अगेन जो दूसरा जीरो रहेगा वो काट देंगे। इधर है क्या और कोई नहीं, तो काट दिए। फिर अगेन हम जाएंगे कॉलम वाइज और चेक करेंगे सिंगल जीरो कहाँ आ रहा, तो तुम देखोगे यहाँ पर सिंगल जीरो आ रहा। फिर अगेन इसके कॉल, ठीक है, तो काटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये ज़ीरो काट दिए थे। फिर तुम जाओगे तो सिंगल ज़ीरो देखोगे तो यहाँ पर आएगा, और इसके कॉलम में कोई सिंगल ज़ीरो नहीं है, तो ये काटने की ज़रूरत नहीं। तो अब तुम देखोगे तो तुम्हारा एलोकेशन हो गया है, तुम्हारा एलोकेशन हो गया है। कैसे, वो देख लेते हैं। यहाँ पर अपना चलते, फर्स्ट वाला जो जॉब वैगन है उसको फर्स्ट स्टेशन मिला है। ठीक है, फर्स्ट वैगन को फर्स्ट स्टेशन मिला है। ठीक है, फर्स्ट वैगन को क्या मिला है, फर्स्ट स्टेशन। ठीक है, फिर सेकेंड वाले वैगन को कौन सा स्टेशन मिला है, थर्ड स्टेशन। ठीक है, फिर थर्ड वाली वैगन को कौन सा स्टेशन मिला है, फोर्थ स्टेशन। फिर फोर्थ वाली वैगन को कौन सा स्टेशन मिला है, सेकेंड स्टेशन। फिर फिफ्थ वाली वैगन को कौन सा स्टेशन मिला है, फिफ्थ स्टेशन मिला उसको। ठीक है, इस तरीके से एलोकेशन हो गया अपना, और इसको एक प्रॉपर टेबल में लिख देंगे, जो मैं अभी यहाँ पर ये समझ गया हूँ तुमको तो। और इसका जो वैल्यूज़ है फिर ये ओरिजिनल टेबल से कॉपी करेंगे, ओरिजिनल टेबल में जो इसकी वैल्यूज़ रहेंगी वो कॉपी करेंगे। ठीक है, वन के आगे वन किसको अलॉट हुआ, फर्स्ट को ही अलॉट हुआ, तो वहाँ उसकी वैल्यू क्या थी, 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक है, ऐसा करके। फिर 2 किसको अलॉट हुआ, 2 अलॉट हुआ 3 को, तो 3 की वैल्यू 2 अलॉट हुआ 3 को, 3 की वैल्यू थी 0। ठीक है, सॉरी 10 थी, 2 की वैल्यू थी 6, 6 थी। तो ऐसा करके तुमको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा पूरी वैल्यूज और लिखना पड़ेगा। तो इसका मैं टेबल है मेरे पास, वो टेबल डायरेक्टली कॉपी कर। तो यहाँ देख सकते हो तुम, ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल इज एज फॉलोज, जॉब्स लिख दिया 1 2 3 4। फर्स्ट को फर्स्ट असाइन हुआ था देख लो, सेकंड को थर्ड असाइन हुआ था, थर्ड को फोर्थ असाइन हुआ था, फोर्थ को सेकंड, फोर्थ को सेकंड, फिफ्थ को फिफ्थ, और सबकी वैल्यूज़ लिख दिया ओरिजिनल टेबल से। फिर टोटल मिनिमम माइलेज विल बी इक्वल टू 10+6, 10+6 प्लस है ये। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, ये प्लस है, +4 +9 +10 इज इक्वल टू 39। तो टोटल अपना क्या आ जाएगा, 39, जो अपना आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 5 डिफरेंट मशीन्स कैन डू any of the required jobs with different profits. This is important here, profits resulting from each assignment as shown below. ठीक है, जॉब्स 1 2 3 4 5 दिया है, ये कटा नहीं है, गलती से कटा हुआ है इसमें। ABCDE 5 मशीन्स है। ठीक है, जॉब्स 1 2 3 4 5 है। फाइंड द ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल। अब जहाँ प्रॉफिट आ गया, तुमको प्रॉफिट मैट्रिक्स दिया, तो ये प्रॉब्लम जो प्रॉफिट मैट्रिक्स वाले रहते हैं वो रहते हैं मैक्सिमाइजेशन के, मैक्सिमम प्रॉफिट होना, अपने को मैक्सिमाइज करना पड़ता है ये प्रॉब्लम को। अब ये मैक्सिमाइज करना पड़ता है, लेकिन अपना जो हंगेरियन मेथड है दैट इज अप्लीकेबल फॉर मिनिमाइजेशन, उसमें मैक्सिमाइजेशन नहीं होता। तो फिर इसको मैक्सिमाइजेशन कैसे करना,
तो बस एक स्टेप इसमें मेन डिफरेंट है कि ये प्रॉफिट मैट्रिक्स को वी हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू अ कॉस्ट मैट्रिक्स। और ये प्रॉफिट मैट्रिक्स को हम कॉस्ट मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करते, लार्जेस्ट वैल्यू देखते पूरे के पूरे मैट्रिक्स में, पूरे मैट्रिक्स में अपन ढूंढते सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये रो में सबसे बड़ी तो वो कौन सी दिख रही है, 40 दिख रही है ना। फिर ये रो में भी 40 सबसे बड़ी दिखती है, 40 के आगे कोई बड़ी नहीं दिखी अभी तक के पूरे मैट्रिक्स में, सिर्फ 40 दिखी अभी सबसे बड़ी। यहाँ पर 41 दिखी, लेकिन उससे बड़ी 62 दिखी पूरे मैट्रिक्स में। देख ढूंढना पड़ता सबसे बड़ी वैल्यू कैसी है, वो कैसे ढूंढेंगे, तुम रो वाइज ही ढूंढो ना, फिर नहीं तो एकदम पूरा रैंडमली तुमको याद नहीं रहेगा। तो यहाँ पता के देखा था मैंने 40 बड़ी है, यहाँ पर भी 40 ही बड़ी है। अगर यहाँ 55 मिल जाता तो मैं तो सोचता 55 अभी तक के बड़ी वैल्यू है कोई, ऐसा करके करके ढूंढा मैंने, तो मेरे को मिल गई 62 सबसे बड़ी वैल्यू। अब क्या करते अपन, 62 वैल्यू पकड़ते और हर एक वैल्यू को 62 में से सब्ट्रैक्ट करते। 62 माइनस 30 इज इक्वल टू 32। फिर 62 माइनस 40 इज इक्वल टू 22। ऐसा करके नया मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है, 62 माइनस 40, 62 माइनस 25, 62 माइनस 29, है ना, 62 माइनस दिस, 62 माइनस दिस, ऐसा करके नया मैट्रिक्स बनाते हैं। सबसे बड़ी वैल्यू में से हर एक एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करके नया मैट्रिक्स बनाते। तो ये नया मैट्रिक्स जो है दैट गेट्स कन्वर्टेड, दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ कॉस्ट मैट्रिक्स, दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ कॉस्ट मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये देखो, तो पहला स्टेप क्या है अपना, सिंस दिस इज अ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, सब्ट्रैक्ट ईच ऑफ द एलिमेंट्स इन द टेबल फ्रॉम द लार्जेस्ट वैल्यू। और लार्जेस्ट वैल्यू क्या थी तुम्हारी, 62 थी तुम्हारी लार्जेस्ट वैल्यू। तो 62 में से सबको सब्ट्रैक्ट कर दिया अपन ने। तो देखो अपना ये 32 आया था, 22 आया था, यहाँ 22 लिखा है, 22, फिर 37, 33, इस तरीके से पूरा आ जाएगा ये वैल्यू 62 में से सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, अब ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये बन जाता है तुम्हारा कॉस्ट मैट्रिक्स। ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक्चुअल में ये बन जाता है कॉस्ट मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या बन जाता तुम्हारा, कॉस्ट मैट्रिक्स बन जाता। अब कॉस्ट मैट्रिक्स बनने के बाद सेम प्रोसीजर जो सेकंड प्रॉब्लम में करे थे वही सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी अप्लाई होगा। सबसे पहला स्टेप क्या रहता उसमें, सबसे पहला स्टेप रहता तुम्हारा रो मिनिमा। तो अब हमको क्या करना है, रो मिनिमा निकालना है। क्या करना है, रो मिनिमा। तो सबसे छोटी वैल्यू रो में देखते हैं अपन, सबसे छोटी वैल्यू रो में कौन सी है, 22 है। तो हर एक में से क्या करो, -22, -22, -22, -22, -22। यहाँ सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, अगेन 22 है, -22, -22, -22, -22, -22, है ना, -22 ही है यहाँ पे भी, हर जगह 22 ही दिखी अभी तक के। ठीक है, -22, यहाँ पर भी सबसे छोटी वैल्यू 22 है, यहाँ पर जीरो है, लेकिन यहाँ पर क्या जीरो है, तो यहाँ ये रो में कोई चेंज ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि 33 माइनस जीरो करोगे तो 33 आएगा, जीरो माइनस जीरो करोगे 33 आएगा, 21 माइनस जीरो करोगे तो भी हो जाएगा। तो बाकी हर जगह -22 चल रहा चारों रो में, और एक जगह क्या चल रहा, बस जीरो चल रहा। तो जो नए आंसर आएगा उसको हम फिर एक नया मैट्रिक्स बना के लिख देंगे। ठीक है, तो ये अपना कौन सा स्टेप था, रो मिनिमा वाला। ठीक है, रो मिनिमा। ठीक है, स्टेप 2 रो मिनिमा लिख देना तुम यहाँ पर, या रो मिनिमम भी बोलते हैं इसको, जो तुमको बोलना है। ठीक है, तो ये आ गया अपना रो मिनिमा का टेबल। 22 यहाँ पर हर जगह से माइनस करा हुआ है। देख लो, एक दो कंफर्म कर लेते हैं। ये देखो यहाँ 32 माइनस 22 करे तो कितना है, 10 आया। 25 माइनस 22 करे तो कितना है, 3 आया। ये 22 माइनस 22 करे तो कितना है, 0 आया। इस तरीके से ये रो मिनिमा लिया होगा। अब रो मिनिमा के बाद कौन सा स्टेप रहता अपना, अपना रहता कॉलम मिनिमा। रो मिनिमा के बाद कौन सा स्टेप रहता, अपन पूरा कर चुके हैं ये देखो यहाँ पर भी कर चुके हैं अपन। उसके बाद क्या आता, कॉलम मिनिमा आता। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम कॉलम मिनिमा वाला स्टेप करेंगे।
ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है अपना कॉलम मिनिमा वाला स्टेप है। कॉलम मिनिमा में देखो क्या करते हैं हम। कॉलम मिनिमा में हम ये देखते हैं कि कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है और उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ जीरो है तो ये कॉलम एज इट इज रहेगा, कोई भी वैल्यू में से जीरो सब्ट्रैक्ट करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर भी जीरो है तो वही आ जाएगा, यहाँ पे भी जीरो है तो वही आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर चार है तो यहाँ पर 12-4, 19-4, 10-4, 4-4, 18-4, तो ये कॉलम डी जो है वो चेंज होगा। ठीक है, डी वाला कॉलम। और यहाँ ज़ीरो है तो एज इट इज़, ये तो एज इट इज़ उतरेगा क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। तो मतलब चेंजेस कहाँ आने वाले हैं, सिर्फ कॉलम डी में रिफ्लेक्ट होंगे। चेंजेस कहाँ रिफ्लेक्ट होंगे अपने, सिर्फ कॉलम डी में रिफ्लेक्ट होंगे, है ना। चेंजेस अपने सिर्फ कॉलम डी में रिफ्लेक्ट होंगे। तो ये आ गया अपना समझो कॉलम मिनिमा वाला स्टेप, और ये आ गया टेबल तुम्हारा कॉलम मिनिमा का। तो यहाँ अगर तुम अच्छे से देखो, ये भी हुई है, ये भी वही कॉलम है, कोई चेंज नहीं। ये भी वही कॉलम है, कोई चेंज नहीं। ये जो कॉलम है यहाँ पर चेंज आया है। कितना चेंज आया है, चार माइनस हुए थे है यहाँ पर। चार तुम्हारा लीस्ट वैल्यू थी, 12-4 करे 8 आया। 19-4 करे 15 आया। 10-4 करे 6 आया। 4-4 करे 0 आया। 28-4 करे 24 आया। और यहाँ तो जीरो था तो एज इट इज ये रो उतरी है, एज इट इज ये रो उतरी है। बाकी रो भी, सॉरी रो नहीं, कॉलम एज इट इज उतरे। ठीक है, तो ये स्टेप कौन सा हो गया अपना, कॉलम मिनिमा वाला स्टेप हो गया। दिस वॉज विच स्टेप, कॉलम मिनिमा वाला स्टेप। अब कॉलम मिनिमा वाला स्टेप अगर तुम्हारा हो गया है तो लास्ट स्टेप कौन सा बचता है अपना। अगर वो लास्ट तब रहेगा जब नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आएगा। अगर नंबर ऑफ लाइंस कम आ गई ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से, देन हमें स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट वाला स्टेप करना पड़ता। ठीक है, तो वो कैसे पता चलेगा, पहले तो हमको नंबर ऑफ लाइंस बनानी पड़ेंगी, उसी से पता चलेगा। और नंबर ऑफ लाइंस कैसे बनाते हैं अपन, नंबर ऑफ लाइंस कैसे बनाते, नंबर ऑफ लाइंस ऐसे बनाते कि मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कवर होने चाहिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। वही सेम मैट्रिक्स रहेगा। ठीक है, ये स्टेप 3 कॉलम मिनिमम वाला नहीं लिखेंगे, सिर्फ मैट्रिक्स फिर से लिखेंगे क्योंकि मेरे पास वही इमेज थी तो वही कॉपी पेस्ट किया। अब मैं लाइंस बनाऊंगा और ऐसे बनाऊंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो कवर हो मिनिमम नंबर ऑफ लाइन से। तो यहाँ पर ये रो में गया तो 2 ज़ीरो, यहाँ पर एक, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर 2 ज़ीरोस। 3 ज़ीरो वाला कोई है क्या, ये कोई कॉलम में दिखता हूँ, नहीं 3 ज़ीरो वाला नहीं दिख रहा। तो मेरे को क्या दिखा, 2 ज़ीरो वाले दिख रहा है ना। 2 ज़ीरोज़ वाले ही दिख रहे, तो ये 2 ज़ीरो वाला ये लेता हूँ, एक लाइन ऐसी खींच दिया। ठीक है, अब और 2 ज़ीरोज़ कहाँ कवर हो रहे, ये एक लाइन में 2 ज़ीरोज़ कवर हो जा रहे, तो यहाँ एक लाइन खींच दिया। ठीक है, अब और 2 ज़ीरोज़ कहाँ मिल रहे हैं मेरे को, ये वर्टिकल लाइन अगर खींचूंगा तो ये 2 ज़ीरोज़ कवर हो जा रहे। तो कितनी लाइन हो गई, 1 2 3, और ज़ीरोज़ कहाँ बचे मेरे, 3 लाइन हुई, ज़ीरोज़ कहीं बचे क्या, वन मोमेंट, हाँ ये एक ज़ीरो बचा। ठीक है, तो यहाँ पर एक ज़ीरो के लिए एक लाइन। इंटरनेट इशू की वजह से क्या हो जा रहा है, डीसी हो जा रहा है बार बार। तो मेरी ऑनलाइन ये रिकॉर्डिंग ऑनलाइन भी कर रहा हूँ मैं तो रुक जा रही है। तो ये 1 2 3 4, लेकिन मैट्रिक्स तो 5 का है और कहीं ज़ीरो तो नहीं छूटा, एक बार देख लेता हूँ मैं। तो कहीं ज़ीरो छूटे नहीं। तो नंबर ऑफ लाइंस कितनी आ गई, नंबर ऑफ लाइंस आ गई 4, लेकिन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है, order of matrix is 5, so we have to go to the next step, that is smallest uncovered element step. Direct assignment is not possible here. ठीक है, तो स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट वाला स्टेप यहाँ लिख देना, स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट वाला स्टेप है करके। ठीक है, तो हम अब स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट में देखेंगे। तो इसमें स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट पहले ढूंढता हूँ मैं। 4 दिखा, सबसे छोटा अभी तक है 4 ही सबसे छोटा दिखा। कौन सा दिखा, 4 सबसे छोटा एलिमेंट दिखा मुझे।
तो 4 को अनकवर्ड एलिमेंट से क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब 4 से सब्ट्रैक्ट कर दो अनकवर्ड एलिमेंट्स को और इंटरसेक्शन पे ऐड कर दो। और इंटरसेक्शन पे क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इसको पूरा अच्छे से लिखना पड़ेगा हमें, तो लिखते हैं हम। ठीक है, तो 10 में से क्या होगा, ये 10 में ऐड हो जाएगा, ये जो 4 है ये 10 में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये इंटरसेक्शन पे आ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 14। ठीक है, 3 भी इंटरसेक्शन पे आ रहा तो यहाँ पर भी ऐड हो जाएगा, तो आ जाएगा 7। 0 तो कवर्ड एलिमेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और इंटरसेक्शन भी नहीं है, ये भी कवर्ड एलिमेंट, इंटरसेक्शन नहीं है। फिर 0, ये भी 0 वैसे के वैसे ही आएगा, ये 16 भी वैसे के वैसे ही आएगा। 13 में से 4 माइनस हो जाएंगे तो आ जाएगा 9, है ना। 15 में से 4 माइनस होंगे तो 11 आ जाएगा, और 4 में से 4 जाएगा तो 0 आ जाएगा। फिर ये 0 तो एज इट इज़ आएगा क्योंकि कवर्ड में आ रहा हो, ये 8 भी एज इट इज़ आएगा। 7 में से 4 माइनस होगा 3 आ जाएगा, 6 में से 4 माइनस होगा 2 आ जाएगा, 5 में से 4 माइनस होगा 1 आ जाएगा। अब ये इंटरसेक्शन आया फोर्थ रो का फर्स्ट कॉलम में, तो यहाँ पर ऐड हो गया तो 19 आ गया, यहाँ पर भी ऐड होगा, इंटरसेक्शन है तो 6 आ जाएगा। 0 तो 0 ही रहेगा, 0 0 ही रहेगा क्योंकि कवर्ड एलिमेंट है, 4 4 ही रहेगा। ठीक है, अब ये 33 एज इट इज आ जाएगा, 0 एज इट इज आ जाएगा। 21 में से 4 जाएगा तो 17 बचेगा, फिर यहाँ पर 20 बचेगा, फिर यहाँ पर 19 बचेगा। इस तरीके से मैंने क्या किया, ये पूरा असाइनमेंट यहाँ पर, मतलब असाइनमेंट नहीं, अनकवर्ड एलिमेंट वाला स्टेप कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, लाइन खींचनी पड़ेगी। मैं थोड़ा टेबल बना लिया, अब हमें लाइन खींचनी पड़ेगी। ये यहाँ पर देखो जॉब्स है 1 2 3 4, यहाँ पर क्या है, मशीन्स है ABCDE। ठीक है, अब हम अगेन लाइंस खींचने की तरफ ध्यान देंगे। तो सबसे ज़्यादा जीरोस देखो, 2 0 यहाँ हैं, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 1 है, और वर्टिकल में भी 2 वाले दिख रहे, 3 वाला कोई नहीं दिख रहा। ठीक है, तो 2 वाला ये है, तो मैं 2 वाले को खींच ले रहा हूँ यहाँ पर। और 2 वाला कहाँ पर था, ये देखो, ये 2 वाला ऐसे में पहले इसको ले रहा हूँ। ठीक है, अब ये यहाँ पर एक आ जाएंगी ऐसी लाइन समझो, तो ये 2 कवर हो गए, और फिर एक लाइन ऐसी आ जाएंगी, तो ये कवर हो गए, बराबर है। फिर लेकिन ये 1 0 बच गया, ये 1 0 बच गया है, मेरे को एक ऐसी भी खींचना पड़ेगा, या तुम हॉरिजॉन्टल भी ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल भी लाइन ऐसी भी लिए जा सकती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था, या कुछ और थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है। बस ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले ही अपनी नंबर ऑफ लाइंस इक्वल टू आ गई, मिनिमम नंबर लाइंस होना। अब चाहे तुम वर्टिकली उसको कवर करो या हॉरिजॉन्टली कवर करो। तो अब मैंने देखा मेरी लाइंस 5 आ गई, लाइंस तो 5 आ गई, और ऑर्डर भी क्या है मेरा, ऑर्डर भी जो है मैट्रिक्स का 5 है। तो नाउ वी कैन गो टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज़ आवर असाइनमेंट स्टेप। ठीक है, नाउ वी कैन डू असाइनमेंट। अब असाइनमेंट के लिए क्या लगता है हमें, असाइनमेंट के लिए हम ये मैट्रिक्स जो बनाया अपन ने, इसको फिर से यहाँ कॉपी करते, और उसके बाद सिंगल ज़ीरो का सर्च करते, तो वो देखते कैसा है। एक मिनट, पहले मैं ये मैट्रिक्स तुम्हारा पूरा इधर में ला लेता हूँ। थोड़ा सा फिर से लाइन खींचनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि वो मैं बैक करके अंडू करके ला लेता था, लेकिन
वो हो नहीं पाया, इस बार अंडू प्रॉपर हुआ नहीं हो। ठीक है, तो 2 0 वाली ये एक लाइन खींच दे रहा हूँ यहाँ पर, सॉरी फॉर दिस। यहाँ पर एक लाइन ये खींच दिया समझो। उसके बाद और 2 0 वाली किधर है, ये भी 2 0 वाली है, लेकिन मैं यहाँ पर ले रहा हूँ क्योंकि मैं इसको वर्टिकली कवर कर लूँगा। फिर ये तो सिंगल ज़ीरो वाला है, तो ये सिंगल ज़ीरो इधर मार दो, फिर इधर मार दो, ऐसा करके 5 लाइन्स आ गई मेरी। ठीक है, तो अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, दैट इज़ माय असाइनमेंट स्टेप। ठीक है, ऐसे लिख देना, एज द नंबर ऑफ लाइन्स इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, दैट देयरफॉर वी कैन मूव फॉरवर्ड फॉर असाइनमेंट। अब असाइनमेंट में मैंने बोला था ये एज इट इज मैट्रिक्स होना, उसके वजह से तामझाम और फिर से करना पड़ा। ये मैट्रिक्स मेरे को लगेगा फिर से। ठीक है, सेम टू सेम। अब यहाँ पर मैं सर्च करूँगा सिंगल ज़ीरो वाला रो, सिंगल ज़ीरो वाला रो। यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ मिल गया। ठीक है, अब इसके कॉलम में कोई अगर ज़ीरो होगा तो कैंसिल कर दूंगा। ठीक है, अब फिर से सिंगल ज़ीरो वाला देखूँगा, यहाँ 2 0 है लेकिन यहाँ अगेन सिंगल ज़ीरो मिल गया। इसके कॉलम में तो कोई ज़ीरो नहीं है तो कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं। अब अगेन मैं फिर से सर्च करूँगा, सिंगल ज़ीरो वाला कोई है क्या, फर्स्ट रो में नहीं है, क्योंकि ये कट गया तो ये अब सिंगल ज़ीरो वाला बचा। और इसके कॉलम में मैं ज़ीरो को उड़ा दूंगा। अब मैं अगेन देखूंगा कि कोई सिंगल ज़ीरो वाला है क्या। ठीक है, तो यहाँ 2 0 लेकिन यहाँ अगेन ये सिंगल ज़ीरो वाला बन गया, और इसके कॉलम में जो ज़ीरो रहेगा वो उड़ा दूंगा मैं। अब अगेन मैं सर्च करूंगा तो ऑब्वियसली ये एक ही बचा, सिंगल ज़ीरो वाला। ठीक है, और इसके कॉलम में तो कोई है नहीं तो ज़ीरो कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं। तो अपना असाइनमेंट हो गया, देख लो तुम, 1 2 3 4 5, 5 जॉब है, 5 लोगों को अलग अलग जॉब असाइन हो गए। ठीक है, अब मैं ये थोड़ा सा यहाँ लिख भी देता हूँ कि कौन कौन सी जॉब्स थी। यहाँ जॉब्स था, ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था, ये ई था, और सॉरी 1 2 3 4 था। जॉब नंबर 1 2 3 4 5, और यहाँ पर ये जॉब ए बी सी डी ई। ठीक है, अब हमारा असाइनमेंट हो गया है, तो बस लिख लेंगे किस कौन सा किसको असाइन हुआ। तो यहाँ पर तुम देखो, जो तुम्हारा फर्स्ट जॉब है दैट हैज़ गॉट असाइन टू सी। जो तुम्हारा सेकेंड जॉब है दैट हैज़ गॉट असाइन टू ई। जो तुम्हारा थर्ड जॉब है दैट हैज़ बीन असाइन टू योर ए मशीन। फिर फोर्थ जॉब जो है दैट हैज़ बीन असाइन टू डी मशीन। एंड जो तुम्हारा फिफ्थ जॉब है दैट हैज़ बीन असाइन टू योर बी मशीन। अब इसके आगे वाला जो प्रॉफिट था वो ओरिजिनल मैट्रिक्स में से देखेंगे। ओरिजिनल मैट्रिक्स में फर्स्ट का सी की तरफ 40, इस तरीके से पूरा लिख देंगे और सबको ऐड कर देंगे। सेकंड का ई, सेकंड का ई 36 ऐसा कर करके तुमको पूरा पीछे से देख के लिखना पड़ेगा, और एक टेबल बना के फिर फाइनल आंसर ऐड करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो तुम, therefore the optimal schedule is as follows: job 1 has been assigned to C machine, profit in rupees 40, 2 को E 36, 3 को A 40, फोर्थ को D 36, फिफ्थ को B 62, और टोटल आ गया 214। ओके, तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम नंबर 3 भी अपना फिनिश हुआ। अब हम जाएंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नाउ फोर्थ प्रॉब्लम देखो, फोर्थ प्रॉब्लम भी एक अलग टाइप का प्रॉब्लम है। थर्ड में क्या था, मैक्सिमाइजेशन का था, तो एक स्टेप अलग था उसमें। ठीक है, उसको अपन ने पहले तो कॉस्ट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करे, फिर सेम वही स्टेप लगाए। फोर्थ प्रॉब्लम में दो चीज़ अलग है। एक तो देखो, फोर मशीन्स M1 M2 M3 M4 है, 4 मशीन है, प्लेसेस कितनी है, 5 है। मशीन 4 है, प्लेसेस 4 5 है उनकी रखने को। और हमेशा क्या होता है, बैलेंस मैट्रिक्स रहता है, मतलब 4 रोज रहती तो 4 कॉलम्स रहते हैं, 5 रोज रहती तो 5 कॉलम रहते हैं।
यहाँ पर जो है नंबर ऑफ रोज 4 है, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स कितने 5 है, ए बी सी डी ई। तो इसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड मैट्रिक्स। तो एक तो ये चीज़ है इसमें कि ये अनबैलेंस्ड मैट्रिक्स है, और एक और चीज़ है इसमें कि रिस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट है। रिस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट का क्या मतलब है, वो बोल रहा देयर आर 5 वैकेंट प्लेसेस ए बी सी डी ई अवेलेबल बिकॉज ऑफ लिमिटेड स्पेस। मशीन M2 जो है वो सी पे नहीं प्लेस कर सकते, तुम सी पे नहीं प्लेस कर सकते, इसलिए क्या दिया हुआ है, डैश दिया हुआ है। और ये M3 मशीन जो है वो ए पे नहीं प्लेस कर सकते, इसलिए यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है, डैश दिया हुआ है। मतलब M3 को यहाँ पर नहीं असाइन करना है एनी हाउ, और M2 को सी को असाइन नहीं करना है, सी प्लेस पे असाइन नहीं करना है। तो ये दो जगह रिस्ट्रिक्शन आ गई। तो ये दो चीज़ें एक्स्ट्रा ये प्रॉब्लम में, एक तो अनबैलेंस मैट्रिक्स है, ज़रूरी नहीं, लेकिन अनबैलेंस मैट्रिक्स का नॉर्मल प्रॉब्लम भी आ सकता, मतलब यानी कि विदाउट रिस्ट्रिक्शन वाला। ठीक है, समझ गए ना, ऐसा ये ज़रूरी नहीं, दो अलग अलग कंसेप्ट है। बैलेंस वाला आ सकता है जिसमें रिस्ट्रिक्शन हो, अनबैलेंस वाला आ सकता है जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो। ठीक है ना, समझ गए क्या बोल रहा हूँ, या फिर प्रीवियस वाले जैसे है वैसे आ सकते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना। एक तो ये रिस्ट्रिक्शन वाला है, तो रिस्ट्रिक्शन वालों में क्या करते हैं हम, जहाँ पर असाइनमेंट नहीं करना है तो उसको इन्फिनिटी दे देते हैं, ये डैश की जगह क्या लिखते हैं, इन्फिनिटी लिख देते हैं। एक तो ये चीज़ करते हैं जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन वाला बात आई। और बैलेंस मैट्रिक्स करने के लिए इसको क्या करते हैं, हम एक डमी एलिमेंट इंट्रोड्यूस करते। समझो M4 तक की मशीन है ना, एक M5 इंट्रोड्यूस करते। ठीक है, उसको 0 0 0 0 0 डालते हैं वहाँ पर। जैसे मशीन्स M5 एक्स्ट्रा लग रही तो वो रो में आएगा ना उसका डेटा, तो पूरा रो में क्या डालते थे, 0 0 0 डाल देते। अगर यहाँ M5 होता, ऐसा भी हो सकता कि ये ज़्यादा दे दे, तो फिर वो कॉलम में पूरे 0 आते थे। ठीक है, तो इस तरीके से एक डमी मशीन अपन इंट्रोड्यूस करेंगे। आई होप दिस इज़ क्लियर। हम क्या करेंगे, डमी मशीन इंट्रोड्यूस करेंगे, और डैश की जगह क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक के मेरे हिसाब से क्लियर होंगे। तो पहला स्टेप जैसे कि मैंने बोला, स्टेप 1, हम क्या कर रहे, डमी एलिमेंट भी इंट्रोड्यूस कर रहे इसमें, और क्योंकि अनबैलेंस है और रिस्ट्रिक्शन वाला है करके, जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है वहाँ पर क्या हुआ है, इन्फिनिटी लिखी हुई है। दो जगह रिस्ट्रिक्शन था, M2 सी पे नहीं आ सकता था और M3 ए पे नहीं आ सकता था। और क्योंकि बैलेंस करना पड़ेगा हमें, इसीलिए हमने क्या यूज़ करा, एक M5 डमी एलिमेंट इंट्रोड्यूस करे और पूरे जीरोस डाल दिए वहाँ पर। ठीक है, तो ये एक बार हो गया, तो फिर अपना नॉर्मल प्रॉब्लम जैसा सॉल्व करेंगे इसको। एक बार ये होने के बाद वी विल सॉल्व दिस एज वी हैव सॉल्व द प्रीवियस प्रॉब्लम्स। फर्स्ट स्टेप वुड बी व्हाट, रो मिनिमा। मतलब फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया इसमें अगर देखें तो, लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, स्टेप 2 विल बी अवर रो मिनिमा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप वुड बी व्हाट, रो मिनिमा। ठीक है, तो रो मिनिमा में क्या करते हैं, सबसे छोटा वाला एलिमेंट देखते हैं, तो सबसे छोटा वाला 5 है, तो -5 कर दो। तो ये सॉरी 4 है सबसे छोटा, 4 है सबसे छोटा, तो 4 - 4 0, -4 -4 -4 -4। यहाँ पर सबसे छोटा अगेन 4 ही है, तो -4 पूरा हो जाएगा। और यहाँ पर देखो, इन्फिनिटी में से 4 घटाए तो इन्फिनिटी इतना बड़ा नंबर है कि 4 घटाओ या कोई भी बड़ा नंबर भी घटा दो तो वो इन्फिनिटी च रहता। तो यहाँ पर क्या आएगा, इन्फिनिटी चाहेगा, इन्फिनिटी -4। ये थोड़ा सा अगर किसी को ध्यान में नहीं है तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा करके पूरे सब्ट्रैक्ट होके अपना न्यू एक टेबल बन जाएगा। ठीक है, तो वो स्टेप 2 कहलाएगा अपना इसमें। और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, रो मिनिमा वाला स्टेप। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, रो मिनिमा वाला स्टेप हो गया। ठीक है, तो रो मिनिमा हो गया, सबको सब्ट्रैक्ट वगैरह कर लिया अपन ने, तो अपना बन गया रो मिनिमा। अब रो मिनिमा के बाद क्या रहता, कॉलम मिनिमा रहता। तो तुम यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे, कॉलम, हर कॉलम, ये जो है ये जीरो इंट्रोड्यूस करने के वजह से M5 की वजह से हर एक कॉलम में जीरो है। और अगर हर एक कॉलम में जीरो रहे तो कुछ चेंजेस आना ही नहीं है, क्योंकि 0 - 0 क्या होता है, जीरो होता। तो सेम ये मैट्रिक्स कॉलम मिनिमा करने के बाद भी आ जाएगा। सेम ये मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, कॉलम मिनिमा करने के बाद भी आ जाएगा। या तो तुम ऐसे लिख सकते थे, कॉलम मिनिमम
या कॉलम मिनिमा, here each column contains element 0, therefore matrix obtained is same as the above matrix, therefore matrix obtained is the same as the above matrix। तो ये above matrix को ही यहाँ पर अपने को as it is लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये भी हो गया अपना, ये मैट्रिक्स भी लिख दिया अपन ने। अब अपना क्या स्टेप रहता, अब हम लाइंस ड्रॉ करते। अब हम क्या करते, लाइंस ड्रॉ करते, मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस टू कवर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। तो देखो यहाँ मैंने देखा एक ही ज़ीरो है, तो इस अभी तो यहाँ 2 ज़ीरो वाली लाइन मिली। सबसे पहले तो ये पूरे ज़ीरोज़ है, तो ये पूरे ज़ीरोज़ उड़ा दो, 5 ज़ीरो वाली। फिर 2 ज़ीरो वाली लाइन यहाँ मिली थी, तो ये भी कट कर देता हूँ। अब तो सब सिंगल ज़ीरो वाली दिख रही, कोई 2 ज़ीरो वाली लाइन तो दिख रही नहीं। और कॉलम में भी गया तो 1 ज़ीरो वाला दिख रहा है यहाँ, और कुछ ऐसा दिख रहा नहीं। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी एक लाइन खींच देते, और ये ज़ीरो को वो करने के लिए यहाँ पर भी एक लाइन खींच देते। 1 2 3 4 लाइन ही हुई थी, और ये एक ज़ीरो बचा। तो ये इसको वर्टिकल लो या हॉरिजॉन्टल लो, एक ही बात है। तो चलो हॉरिजॉन्टल ही चल रहा है पूरे, तो हॉरिजॉन्टल चल जाता है। 5 और बराबर कुछ तो नहीं है, और कुछ दूसरे तरीके से हो सकता था कि नहीं। तो ये यहाँ पर 5 लाइंस लग रही, और मैट्रिक्स अपना कितना है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू अपना ऑर्डर है, तो ऑर्डर 5 का है। 5 का अगर तुम बोल रहे नंबर ऑफ रोज कम थी, तो अपने बनाए ना, उसको बनाए 5 का। ठीक है, तो 5 रोज है और 5 कॉलम्स है, तो 5 रोज एंड 5 कॉलम्स है। तो वी कैन से व्हाट, कि हमारा नेक्स्ट स्टेप जो कि असाइनमेंट है, जो अपना फाइनल, लगभग फाइनल स्टेप जो रहता है वो कर सकते हैं हम। ठीक है, तो अब हम जाएंगे असाइनमेंट के प्रोसेस पे। तो नेक्स्ट स्टेप अपना रहेगा असाइनमेंट। अगेन इट गॉट डिस्कनेक्टेड, जस्ट वन मोमेंट, आई एम शेयरिंग। असाइनमेंट में क्या करते हैं हम देखते हैं कि सिंगल ज़ीरो कहीं आ रहा क्या, रो में, रो वाइज जाते पहले। तो मैंने देखा ये सिंगल ज़ीरो आया। अब उसके कॉलम में कहीं ज़ीरो रहा तो उसको उड़ा दिया करते, तो इसको उड़ा दिया। ठीक है, अगेन मैं देखूंगा अब कॉल रो में सिंगल ज़ीरो आ रहा है, ये 2 है यहाँ पर। अगेन मेरे को 1 मिला, तो इसको लिया, इसके कॉलम में जो जो ज़ीरो आ रहे हैं वो उड़ा दिया। अगेन देखा सिंगल ज़ीरो कहीं आ रहा है क्या, तो इधर आया, इसके कॉलम में जितने ज़ीरो थे उड़ा दिया। ठीक है, अब अगेन मैं शुरुआत से स्टार्ट करूँगा, देखूँगा सिंगल ज़ीरो कहीं है क्या। इसका तो हो गया पूरा काम, ये एक सिंगल ज़ीरो मिला, इसके कॉलम में जो जो ज़ीरो रहे उड़ा दिया। ठीक है, अब तो लगभग हो गया है, सब कुछ हो गया। M5 तो वैसे भी डमी मशीन थी, M5 तो वैसे भी डमी मशीन थी, लेकिन ये एक सिंगल ज़ीरो बचा है, तो ये अपना यहाँ काम पूरा हुआ, ये एक सिंगल ज़ीरो बच गया था। ठीक है, तो अब अपना असाइनमेंट यहाँ कैसे हुआ, देखो असाइनमेंट पूरा हो गया। यहाँ M1 को क्या मिला, कौन सी जगह मिली, A मिली M1 को, और M2 को कौन सी जगह मिली, B मिली। M3 को कौन सी जगह मिली, E मिली। ठीक है, M4 को कौन सी जगह मिली, M4 को D जगह मिली, और M5 को वैसे C मिली, लेकिन वो डमी मशीन ही है तो ज़ीरो ही आने वाला है वहाँ पर। M5 को कौन सी जगह मिली, C मशीन मिली, सी सॉरी M5 मशीन को कौन सी प्लेस मिली, C प्लेस मिली। तो इस तरीके से आया, और इसकी वैल्यूज़ कहाँ से डालेंगे, स्टार्टिंग वाले से। तो M1 को A मिली है तो 4, तो 4। फिर M2 को B मिली है तो ये भी 4 है, तो 4। M3 को E मिली है, M3 को क्या E मिली है, तो 2। यहाँ से मत कर देना इसका सेवन। M4 को D मिली है, M4 को D मिली है, M4 को D मिली है 2। M5 को C मिली है, लेकिन वहाँ पर ज़ीरो ही आने वाला था, ये यहाँ पर M5 का C जो है ज़ीरो डाल के अपन ने उसको बैलेंस किया था, यहाँ ज़ीरो ही आना था। फिर इसका टोटल कर लो। ठीक है, 10 12 12 टोटल आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये होगा, और इसको टेबल फॉर्म में लिख लेंगे अपन। ठीक है, इसको क्या करेंगे, टेबल फॉर्म में लिख लेंगे। M1 को A, M2 को B,
है ना, M3 को E, M4 को D और C, तो टोटल 12। इस तरीके से ये अपना ऑप्टिमल असाइनमेंट हो जाएंगे। ठीक है, आई होप यू फॉलोड। अब इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन का मैं थोड़ा समरी एक्सप्लेन कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा देख लेता हूँ। देखो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, अ कंपनी हैज़ अ टीम ऑफ 4 सेल्समैन और 4 डिस्ट्रिक्ट दिया है, ठीक है, where the company wants to start its business. After taking into account the capabilities of salesmen, the niche of the district, the company estimates that the profit per day in rupees of each salesman in each district is as below. अगेन ये प्रॉफिट मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो हमें इसको क्या में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सबसे पहले कॉस्ट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कॉस्ट मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं मैं क्वेश्चन नंबर 3 में बता चुका हूँ, ठीक है। सबसे बड़ा एलिमेंट में से हर एक की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते चले जाना, ठीक है। और वैसे ही पूरा फिर रो मिनिमा कॉलम, फिर एक बार वो हो गया फिर उसके बाद पूरा वैसे ही रो मिनिमा कॉलम मिनिमा, फिर लाइंस बनाओ, देखो नंबर ऑफ लाइंस इक्वल है क्या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के, मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस होना, लेकिन ऐसा नहीं 5 है तो अपन 5 ही लाइन बना देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से करो। तो ये फिफ्थ होमवर्क है। सिक्स्थ भी देख लेते थोड़ा सा क्या है, तो एक नज़र मार लेते हैं सिक्स्थ पे भी। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है, सिक्स क्वेश्चन में बोला है वो मॉडिफिकेशन ऑफ प्लांट। मैं अब इम्पोर्टेंट चीज़ देख लेता है इसमें, कॉस्ट मैट्रिक्स है, ठीक है, कॉस्ट मैट्रिक्स है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ इन्फिनिटी डालना पड़ेगा, यहाँ इन्फिनिटी डालना पड़ेगा, और अनबैलेंस्ड भी है, अनबैलेंस्ड भी मैट्रिक्स है, तो यहाँ इसको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस यही चीज़ करना है, फिर बाद में तो वही पूरा रो मिनिमा लगाओ, कॉलम मिनिमा तो इसका सेम एज रो मिनिमा रहेगा। उसके बाद लाइन खींच लेना, फिर उसके बाद देख लेना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल आ रही क्या, 5 लाइन्स आ रही क्या, देन आ गई तो अलॉटमेंट कर देना। तो ये 5 और 6 तुम्हारे लिए होमवर्क है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे और फिर ये चैप्टर को देखेंगे, ख़त्म कर देंगे। ओके, थैंक यू।